अभी सूरज ठीक से सर भी नहीं चढ़ा था, अलंकृता ने छत पर जाकर जल्दी से कागज निकाला और उसे दिल के शेप में काट लिया। फिर उसने मुस्कुराती हुई कागज को चूम लिया और अपने शब्दों को जोड़ने लगी। डियर। इतना लिखने के बाद वो सोच में डूब गई। नाम क्या लिखूं? अ, अ, अब मैं लव लेटर लिख रही हूँ। वो तो लड़का जरूर कोई सिंघानिया या रायजादा जैसा अमीरजादा ही होगा ना। छोड़ो, नाम बाद में लिख लूंगी, खाली जगह छोड़ देती हूँ। फिर अलंकृता ने आगे लिखना शुरू किया। डियर जान, मुझे पता है कि तुम अपने आप को बहुत लकी समझते होगे, जो तुम्हें मेरी जैसी बला की खूबसूरत लड़की को डेट करने का मौका मिला है। फिर वो खुशी से अपने आंखें घुमाते हुए आगे लिखने लगी। मुझे पता है, पूरे एनसीआर में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वैसे तुम भी कम डैशिंग नहीं हो। देखना, जब हम हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे तो कितनों के दिल जलेंगे। वेटिंग फॉर यू। इतना लिखने के बाद अलंकृता ने अपने जूड़े में उलझा हुआ लाल रंग का पेन निकाला और तभी उसके घुंघराले बाल उसकी कमर को छूने लगे। उसने नीचे छोटा सा हार्ट बनाया और फिर वो धीरे धीरे से अपने लाल होठों को उस लव लेटर के ऊपर रखने ही वाली थी कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उसके हाथ से लेटर उड़कर छत से नीचे गिरने लगा। अरे, ये तो उड़ चला! इतना कहकर अलंकृता तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसकी माँ रेखा उसे ऐसे भागते हुए देखकर चिल्लाई। अरे आलू, कहाँ भागे जा रही है? कपड़ों की बाल्टी तो नीचे ही पड़ी है। कौन से कपड़े सुखाने ले गई थी ऊपर? अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये मेरी दुनिया नहीं है। इन सब कामों के लिए नहीं बनी मैं। और वैसे भी आपने मेकअप किट खरीदने के पैसे तो दिए नहीं, तो मैं ये सारे काम क्यों करूं? वो भागते हुए चिल्लाई। फिर उसने अपना कॉलेज का बैग उठाया और फिर खुद में बड़बड़ाने लगी। शक्ल तो ऐश्वर्या राय की जैसी दी है, लेकिन मेरा घर चुनने में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान जी। तभी उसकी माँ चिल्लाई। घर में आलू तक तो खरीदने के पैसे नहीं है और मैडम को फैशनबाजी करनी है। इधर घर से बाहर आकर अलंकृता ने जब चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे उसका लव लेटर रोड पर पड़ा मिला। उसकी नीली आंखें खुशी से खिल गई और वो बोली, मिल गया। अभी अलंकृता ने झुककर उस लेटर को उठाने की कोशिश की ही थी कि तभी पीछे से आती एक कार में किसी ने जोर से ब्रेक लगा दिया। डर के मारे अलंकृता ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो लेटर उसके हाथ से उड़ गया। उसके कानों में लगातार हॉर्न की आवाजें गूंजे जा रही थी। वो गुस्से से उठी और कार की विंडो के पास जाकर चिल्लाने लगी। लड़की देखी नहीं कि न जाने कहां से टपक आते हैं। अगर मुझे टक्कर लग जाती और मेरा चेहरा खराब हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता, बोलो? लेकिन तभी कार वाले ने उसकी बातों को अनसुना करके कार आगे बढ़ा दी। अब तो अलंकृता का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो खुद से बोली, कौन है जिसने अलंकृता को पलट कर नहीं देखा? इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तभी अलंकृता अचानक से उसकी कार के सामने खड़ी हो गई और बोली, खूबसूरत लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मुझे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तभी उस लड़के ने कार की विंडो नीचे की और अलंकृता एक पल के लिए उसे देखती रह गई। गोरा रंग, भूरी आंखें और बेहद स्मार्ट चेहरा, लेकिन गुस्से से उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। उसे देखकर तो अलंकृता की बोलती बंद हो गई। तभी वो लड़का बिना कुछ कहे शीशा ऊपर चढ़ाकर अलंकृता की साइड से निकल गया और वो उसे जाते हुए देखती रही। वाह, कितनी रॉयल कार है और वो लड़का भी कितना सेक्सी था। लेकिन स्मार्टनेस के साथ ये लड़का कितना अकड़ू भी था। बिना सॉरी बोले चला गया। जाए भाड़ में, मुझे कौन से इससे शादी करनी है। हम्म। वो सोच ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी दोस्त स्नेहा ने उसे झकझोरते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी, आज तेरा ड्रामा है, हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चल यार, कॉलेज ही तो ऐसी जगह है जहाँ छोटी सी बस्ती से पीछा छूट जाता है। वही लोगों को खूबसूरती की असली पहचान है। तभी तो उनकी नजरें मुझसे चुंबक की तरह चिपकी रहती है।
वो दोनों बातें करते हुए कुछ देर में कॉलेज पहुंच गए। स्नेहा ने कहा, जा, अब जल्दी से लहंगा पहन ले, टाइम नहीं है। अलंकृता जल्दी से रेड कलर का लहंगा पहनकर बाहर आई तो सारे कॉलेज की नजरें उस पर टिक गईं। वो नेहा से बोली, सुनना, एक फेवर चाहिए। वो ना, मैंने अपनी मेकअप किट अपनी मौसी की बेटी की बहन की बेटी को दे दी थी, वापस लेना भूल गई। क्या तू मुझे अपनी मेकअप किट देगी? तभी वहां से कुछ लड़के निकले। उनमें से एक हैंडसम सा लड़का अभिमन्यु अलंकृता की तरफ देखते हुए बोला, क्या मस्त लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने कहा, देखा ना, तू बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही है, मेकअप करके तो कहरी ढा देगी। चल देती हूँ। लगता है अभिमन्यु को भी तुझ पर क्रश है, आज मौके पे चौका मार ही दे। उसकी बात सुनकर अलंकृता के चेहरे की रौनक और बढ़ गई और वो जल्दी से मेकअप करके स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने पहुंच गई। आखिरी सीन चल रहा था। कृष्णा ने राधा के पास जाकर पूछा, मैं तो कण कण में हूँ, एक ऐसी जगह बता दो जहां मैं नहीं हूँ। राधा के रूप में सजी अलंकृता ने भरी आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे नसीब में, बस मेरे नसीब में नहीं हो आप। उसका ये डायलॉग सुनकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। तभी भीड़ में अभिमन्यु ने अलंकृता की तरफ देखकर बाहर मिलने का इशारा किया। अलंकृता मुस्कुराते हुए बैक स्टेज जाते हुए बड़बड़ाई, लेकिन मेरी किस्मत में तो वही होगा जिसे मैं चाहूंगी। मैं आई अभिमन्यु। अलंकृता चुपचाप छुपकर बाहर आई और घने पेड़ की आड़ में जाकर अभिमन्यु के सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो कुछ समझ पाती उससे पहले अचानक उसने अलंकृता को अपनी तरफ खींचा और उसके होठ उसके होठों पर रखने की कोशिश करने लगा। अलंकृता को जैसी अभिमन्यु के होठों की छुअन महसूस हुई, वो सिहर गई और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो अभिमन्यु? अभिमन्यु एक बार फिर उसके करीब आते हुए बोला, तुम भी तो यही चाहती हो, कम ऑन बेबी। अलंकृता ने इशारे से उसे रुकने को कहा और बोली, नहीं, मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं चाहती, मुझे तो पहले शादी करनी है और फिर। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अभिमन्यु ने उस पे हंसते हुए कहा, मैं मानता हूं कि तुम बहुत हॉट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया, लेकिन ये फालतू के सपने देखना छोड़ दो। अमीर घराने में शादी करने के लिए अच्छी शक्ल के साथ साथ अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी चाहिए, समझी? औकात क्या है तुम्हारी? अलंकृता यहाँ से भागते हुए अंदर जाने लगी। उसके मन में अभिमन्यु की कही हुई बातों ने गहरा असर छोड़ दिया। वो खुद में बड़बड़ाई, गरीबों को सुंदर होने का भी हक नहीं दिया आपने भगवान जी, हमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब सजा लिए। तभी अलंकृता अंदर पहुंची थी कि तभी पियोन उसके पास आकर बोला, अरे अलंकृता बिटिया, कॉलेज के ट्रस्टी केदारनाथ साहब ने अभी तुमको मिलने के लिए बुलाया है। क्या? आखिर कॉलेज की ट्रस्टी को मुझसे क्या काम हो सकता है? अलंकृता सोचते हुए केदारनाथ जी के केबिन में चली आई और बोली, सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। केदारनाथ ने मुस्कुराकर अलंकृता को बैठने का इशारा करते हुए कहा, थैंक यू सर। अलंकृता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? केदारनाथ का सवाल सुनकर अलंकृता हैरान रह गई। वो धीरे से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं सर, क्यों? इससे पहले कि अलंकृता कुछ समझ पाती, केदारनाथ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे बेटे अनिरुद्ध से शादी करोगी? क्या? शादी? आपके बेटे से? वो मैं। इतना कहकर अलंकृता सोच में पड़ गई। वो अपने मन में बोली, क्या करूं भगवान जी, क्या इस शादी के लिए हाँ कर दूं? वैसे भी कोई और अमीर लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा, मैं उनके लेवल की ही नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से अमीर घराने का रिश्ता सामने से आया है, शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना को अप्रूवल दिया है, अब मुझे भी ऊपर वाले का प्रसाद समझकर हाँ कर देना चाहिए। तभी केदारनाथ ने अलंकृता को सोच में डूबे देखकर
उसकी तरफ एक तस्वीर बढ़ा दी और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम सोचने के लिए समय ले लो, अपनी फैमिली में भी डिस्कस कर लो। लो, ये रही मेरे बेटे की फोटो। अगर तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज हो तो मुझे जरूर बताना। अलंकृता ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो तस्वीर लेकर बाहर चली आई। उसने जब तस्वीर को पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तो वही खड़ूस है जिसे सुबह मैंने खरी खोटी सुनाई थी। हे भगवान जी, मेरी वही बात सुन लेते हो जो नहीं सुननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपनी कार से उतरा तो उसकी नजर सामने बोनेट पे चिपके हुए हार्ट शेप के कागज पर गई। वो कागज देखते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ओह, तो ये लव लेटर उस बेवकूफ लड़की का है। अपने बॉयफ्रेंड का नाम तक नहीं पता इसे। कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा था। इतना कहकर उसने वो लेटर हवा में उड़ा दिया। क्या होगा जब अनिरुद्ध को पता चलेगा कि उसके डैड ने उसे बताए बिना उसके लिए लड़की पसंद कर ली थी? क्या होगा अलंकृता का फैसला? जानने के लिए सुनिए मेरा खड़ूस पति। अनिरुद्ध अपनी कार से उतरा तो उसकी नजर सामने बोनेट पे चिपके हुए हार्ट शेप के कागज पर गई। वो कागज देखते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ओह, तो ये लव लेटर उस बेवकूफ लड़की का है। अपने बॉयफ्रेंड का नाम तक नहीं पता इसे। कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा था। इतना कहकर उसने वो लेटर हवा में उड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ अलंकृता खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। भगवान जी, ये कहाँ फंसा दिया। अभिमन्यु सही कह रहा था। मेरी शक्ल देखकर अमीर लड़के सिर्फ अपनी लार टपकाएंगे और मुझसे चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं यही तो चाहती थी, एक अमीर और स्मार्ट से लड़के से शादी करना, लेकिन मैं क्या करूं? क्या अभी सर के केबिन में जाकर इस शादी के लिए हाँ बोल दूं? नहीं नहीं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इतनी जल्दी भी क्या है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपना सर पकड़ लिया और तभी वो किसी से जा टकराई। अलंकृता ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक लंबा सा लड़का अपनी पीठ किए हुए खड़ा था। उसने केबिन के बाहर लगे हुए कांच में हल्का सा उस लड़के का रिफ्लेक्शन देखा और तभी अलंकृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद में बड़बड़ाई, अरे, ये तो वही खड़ूस है। हे भगवान, आज मेरी किस्मत कैसे फूटी है कि बार बार इस खड़ूस से टकरा रही हूँ। जैसे ही अनिरुद्ध पीछे पलटा वैसे ही अलंकृता भी झट से पीछे पलट गई, जिससे कि अनिरुद्ध उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो उसे रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस। ओम नमः शिवाय। हे शिव जी, जय बजरंग बली की। कान्हा जी, ओ मेरी संतोषी माँ, कोई तो प्रकट हो जाओ और मुझे इस खड़ूस से बचा लो प्लीज। मैं दोबारा इससे नहीं भिड़ सकती। शायद यही है वो जिसका नाम मैं अपने पहले लव लेटर पर लिखना चाहती थी। अलंकृता खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे सामने से स्नेहा आती हुई दिख गई। स्नेहा वहीं से चिल्लाई, अरे तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। कमीनी, अकेले अकेले ट्रस्टी से मिलने चली आई। बता, उन्होंने क्या कहा? तुझे ड्रामा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या किसी बड़ी सी पार्टी में इनवाइट किया, या फिर तुझे किसी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? बता मुझे, क्या खिचड़ी पका रही थी? अलंकृता ने स्नेहा की तरफ भागते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और बोली, श्श, चुप। धीरे से नहीं बोल सकती थी क्या? एक नंबर की गधी है तू। बाहर चल, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। अलंकृता स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, हेलो मिस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुनिए तो। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर स्नेहा ने पीछे पलटने की कोशिश की, लेकिन अलंकृता उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले आई। तभी अनिरुद्ध ने नीचे झुककर अलंकृता की पायल उठाई और उसे देखते हुए बड़बड़ाया, अजीब लड़की है, कितनी आवाज लगाई लेकिन सुने बिना ही चली गई और अपनी एक पायल यहीं छोड़ गई। अनिरुद्ध ने वो पायल अपनी पॉकेट में रख ली और फिर वो केदारनाथ जी के केबिन में चला गया। इधर स्नेहा ने जब अलंकृता के हाथ में तस्वीर देखी तो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ तेरी, ये तो शायद अंदर वाला हैंडसम है। ये तुझे बुला भी रहा था। तेरे पास इसकी फोटो कहाँ से आई? अब मैं तुझे क्या बताऊं,
ऊपर वाले से शायद मेरी खुशी नहीं देखी जाती। मैंने तुझे सुबह वाला किस्सा बताया था ना, ये वही खड़ूस है। और मेरी फूटी किस्मत तो देखो, मैं एक बार फिर इसी से टकरा गई। और तो और, मुझे केदारनाथ सर ने भी इसी खड़ूस की फोटो पकड़ाते हुए कहा कि ये मेरा बेटा है, इससे शादी कर लो। स्नेहा खुश होते हुए बोली, वाह, तो मेरी राधा रानी को उसका किशन कन्हैया मिल ही गया। लेकिन अब अभिमन्यु का क्या? नाम मत ले उस राक्षस का। वो सिर्फ मेरे जिस्म का भूखा है। उसे शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे साथ मजे करके वो शादी तो किसी और अपने स्टैंडर्ड वाली से ही रचाएगा। अलंकृता ने उदास होते हुए कहा और स्नेहा को सारा किस्सा सुना दिया। फिर वो अनिरुद्ध की तस्वीर देखते हुए आगे बोली, ऐसे राक्षसों से अच्छा तो फिर ये खड़ूस ही है। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, बात तो बिल्कुल सही है। जैसा तू अमीर और स्मार्ट लड़का चाहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये रिश्ता हाथ से जाने दिया तो फिर शादी करके किसी के घर की बाई बनना पड़ेगा। तू इसे हाँ बोल देना। तभी अलंकृता कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर इस खड़ूस ने मुझे पहचान लिया तो, कि मैं वही लड़की। तुझे लगता है कि वो तुझे पहचानेगा? रोजाना उसके आगे पीछे न जाने कितनी लड़कियां घूमती होंगी। हम्म। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अलंकृता ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर उसने पहचान भी लिया तो मैं तो साफ मुकर जाऊंगी। उल्टी सीधी बातें करके उसे कंफ्यूज कर दूंगी। इतना कहकर अलंकृता ने अनिरुद्ध की तस्वीर को सीने से लगा लिया। तभी स्नेहा उसे रोकते हुए बोली, रुक तो, पब्लिक प्लेस पर ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करते। पहले मुझे गूगल पर होने वाले जीजू का क्वालिटी चेक करने दे। क्या मतलब? अलंकृता ने उसके फोन की तरफ झांकते हुए पूछा। मतलब ये, अनिरुद्ध ओबरॉय कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी ना है। अभी इंटरनेट से तेरे लिए और तस्वीरें भी मिल जाएंगी और इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। स्नेहा की बात सुनकर अलंकृता मुस्कुरा दी और उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, तेरे में तो बड़ा दिमाग आ गया है। ला फोन मुझे दे, पहले मैं देखूंगी। अलंकृता ने जैसे ही अनिरुद्ध ओबरॉय के बारे में सर्च किया, वैसे ही उसके चेहरे की खुशी एक चुटकी में गायब हो गई और उसके मुंह से निकला, ये क्या, अनिरुद्ध ओबरॉय? ये ये तो। तभी स्नेहा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और स्क्रीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अलंकृता आगे बोली, इसकी शादी तो हो चुकी है, इसका एक बच्चा भी है। हे भगवान, ये शॉर्ट टर्म एक्सपायरी डेट की खुशी क्यों देते हो मुझे? गई भैंस पानी में। इधर मैं तो शॉपिंग करने और अपने पति के साथ रोमांस करने के सपने देख रही थी, लेकिन ऐसे तो मेरी जिंदगी बच्चे के डायपर बदलने में ही निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध केदारनाथ जी को कार में बैठाकर घर के रास्ते निकल गया। तभी केदारनाथ जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख ली है। अपने लिए ना सही तो कम से कम शुभ के बारे में तो सोचो। उसे माँ की जरूरत है। केदारनाथ जी की बात सुनकर अचानक अनिरुद्ध ने कार के ब्रेक लगा दिए और वो गुस्साई नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा ना, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। क्या कभी अनिरुद्ध अलंकृता से शादी करने के लिए तैयार होगा? और क्या अनिरुद्ध का इतना बड़ा सच जानने के बाद अलंकृता उससे शादी करेगी? जानने के लिए सुनिए मेरा खड़ूस पति। केदारनाथ जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख ली है। केदारनाथ जी की बात सुनकर अचानक अनिरुद्ध ने कार के ब्रेक लगा दिए और वो गुस्साई नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा ना, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ ये जानकर कि अनिरुद्ध एक बच्चे का बाप है, अलंकृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसी घर पहुंची, वैसी उसकी माँ और उसका भाई दोनों से घेर के बैठ गए। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे मेरी बेटी हीरा है, हीरा। हमको तो पहले से पता था कि बिटिया का भाग्य बहुत तेज है। केदारनाथ जी का फोन आया था, कल घर आना चाहते हैं। हमने तो तुरंत ही हाँ कर दिया। अलंकृता हैरान होकर बोली, ये क्या कह रही हो माँ? आपको पता भी है अनिरुद्ध ओबेरॉय पहले से शादीशुदा है और और तो और उसकी 1 साल का बच्चा भी है।
उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, तो क्या हुआ? ये भी तो सोच, तू वहां पे राज करेगी, राज। बहुत बुरे दिन देख लिए जी हमने। अब हमारी किस्मत चमकेगी। अनिरुद्ध का जो अतीत था सो था, लेकिन उसका आज तू बनेगी। वहां तेरा रुतबा होगा। और मेरी एक बात समझ ले, अगर ये शादी नहीं की ना, तो तू नौकरानी बनेगी। मेरी तरह दूसरों के घर जाकर काम करेगी। अलंकृता के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत कंफ्यूज हो गई। तभी उसकी माँ आगे बोली, केदारनाथ जी पूरे दिल्ली के जाने माने रईस हैं और अनिरुद्ध उनका इकलौता बेटा है। लड़के की माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो सास का कोई टंटा ही नहीं रहेगा। और उसकी पहली पत्नी भी मर चुकी है। मेरी बात समझो आलू, हम छोटे लोग हैं। कोई भी अच्छा खासा अमीर लड़का तुझसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसकी कोई मजबूरी ना हो। अगर वो शादीशुदा है तो तेरे ऊपर भी गरीब होने का धब्बा लगा है। अब जा, सो जा। कल चुपचाप से तैयार हो जाना। कुछ देर बाद अलंकृता अपने रूम में चली आई और बैठकर खुद से बोली, उफ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी किस्मत में सिर्फ भैंस का गोबर ही लिखा है क्या? इससे अच्छा 16 सोमवार के व्रत बिना चीटिंग किए रखे होते तो आज भगवान जी भी मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग ना करते। फिर अलंकृता बेड पर लेट गई और अपना सर झटकते हुए खुद से बोली, मैं सिर्फ अनिरुद्ध के बारे में सोच रही हूँ। उसके पैसों के बारे में क्यों नहीं सोच रही? एक बार ये शादी हो गई तो शॉपिंग करते करते मैं थक जाऊंगी, लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे। वैसे तुमसे शादी करना इतना बुरा भी नहीं है अकड़ू। इतना कहकर अलंकृता मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध एक फोटो को सीने से लगाए अपने बेड पर सो रहा था। तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा खुला और नन्हा सा शुभ, जिसकी उम्र मात्र 2.5 साल होगी, वो उचकता हुआ बेड पर चढ़ा और अनिरुद्ध की पीठ पर बैठकर बोला, डैडी, उठो ना, मुझे पार्क में घूमी करने जाना है। अनिरुद्ध धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अपनी गर्दन उठाकर धीरे से शुभ की तरफ देखा और फिर उसे बाहों में दबोचकर नींद भरी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा और निन्नी करते हैं। देखो, डैडी की आईज नहीं खुल रही। नहीं डैडी, आपने प्लॉमिज किया था, उठो जल्दी से। इतना कहकर शुभ हाथ बांधकर मुंह फुलाकर बैठ गया। अब आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके और मुंह फुलाकर बोलोगे तो उठना ही पड़ेगा। चलो। अनिरुद्ध ने घड़ी की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो सुबह के 9 बज रहे थे। वो खुद से बोला, ओह, आज तो मैं बहुत लेट हो गया। ऑफिस के लिए भी रेडी हो जाता हूँ। शुभ को पार्क में घुमाकर फिर उसे घर ड्रॉप करके सीधे ऑफिस निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद अनिरुद्ध और शुभ पार्क में बैठे थे। शुभ को इतना खुश देखकर अनिरुद्ध भी फूले नहीं समा रहा था। शुभ कुछ बच्चों के साथ खेलने लगा। तभी अनिरुद्ध का फोन बजने लगा। उसने थोड़ा साइड में जाकर कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज आई, सर, आपकी मिस्टर देसाई के साथ मीटिंग थी। वो लोग ऑफिस आ चुके हैं। सिया, अभी मैं किसी भी हाल में नहीं आ सकता। ये मीटिंग मिस्टर देसाई की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिस्केड्यूल कर दो अभी। अनिरुद्ध बोला, लेकिन सिया ने उससे कहा, सर, अगर आप अभी नहीं आ सकते तो प्लीज एक बार मिस्टर देसाई से बात कर लीजिए। वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं फोन पर ही मैनेज कर लूंगा। इधर अनिरुद्ध फोन पर बात करने में बिजी हो गया तो वहीं शुभ की नजरें एक बच्ची और उसकी मॉम पर टिक गई। वो बच्ची खेलते खेलते गिर गई थी। तभी उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस बच्ची को गले लगाकर चूमने लगी। तभी वो बच्ची बोली, मम्मा, मुझे डोरा वाली गुड़िया चाहिए। उसकी माँ उसे प्यार से गले लगाकर यहाँ से ले जाते हुए बोली, अले अले ले, जो कुछ भी चाहिए मम्मा तुमको दिलवाएगी, बिटिया रानी। शुभ ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, इसीलिए माँ का प्यार उसे अपनी तरफ खींचने लगा और वो उस बच्ची और उसकी माँ के पीछे चल दिया। उस लेडी ने ध्यान ही नहीं दिया कि नन्हे कदम उसका पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद शुभ उस औरत के पीछे रोड तक आ गया था। दूसरी तरफ अलंकृता कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में रेखा ने उससे कॉल करके कहा, तू बिल्कुल मंद बुद्धि है क्या? आज कॉलेज के लिए क्यों निकली? इतनी तैयारियां करनी है, इतने बड़े लोग घर पे आने वाले हैं, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? कुछ नहीं है घर में। अलंकृता ने चिढ़ते हुए कहा, माँ, अभी सिर्फ शादी की बात चल रही है, शादी फिक्स नहीं हुई है। पोहे वाला चूड़ा तल लो। इतना कहकर जैसे ही उसने फोन रखा, उसकी नजर सामने सड़क पार करते हुए
एक छोटे से बच्चे पर गई। वो खुद में बड़बड़ाई, ये बच्चा अकेले यहाँ क्या कर रहा है? इसका इस तरह से सड़क के पास घूमना खतरे से खाली नहीं है। वो तुरंत शुभ के पास गई और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर पूछने लगी, ओए छोटे उस्ताद, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? आपके साथ कौन है? शुभ ने इधर उधर अनिरुद्ध को ढूंढते हुए कहा, डैडी। अलंकृता धीरे से गुस्से में बड़बड़ाई, जरूर इसका बाप खड़ूस होगा जो इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। तभी शुभ ने अलंकृता की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मम्मा। अलंकृता ने झट से उसे गले लगा लिया। अले अले अले, रोना नहीं, तुम तो स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, कितने प्याले हो, प्याले बच्चे रोते नहीं। शुभ ने भी तुरंत उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी मम्मा बनोगी? उसकी बात सुनकर अलंकृता हैरान रह गई। फिर वो सोचने लगी, शायद ये बच्चा खो गया है, इससे प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। अलंकृता ने शुभ को अपनी गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, ठीक है, तो मेरे प्यारे गोले मोले बच्चे, जल्दी से अपनी मम्मा को बताओ कि आपकी डैडी किधर है? शुभ मुस्कुराकर बोला, पार्क में। तो तुम बाहर क्या कर रहे थे बदमाश? चलो अपने डैडी के पास। अलंकृता उसके गाल खींचते हुए उसे पार्क के अंदर ले जाने लगी। इधर पार्क में अनिरुद्ध पागलों की तरह शुभ को हर जगह ढूंढ रहा था। वो टेंशन से अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, अगली बार से लेकर ही नहीं आऊंगा। तभी पीछे से अलंकृता चिल्लाई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ओए मिस्टर, ये तो आपकी गलती है, आपने ही अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और अब बच्चे को दोष दे रहे हो। हद हो गई, बाप बन गए हो लेकिन फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। छोटा बच्चा सड़क पर अकेले छोड़ दिया, कुछ हो जाता तो? अलंकृता की बात सुनकर अनिरुद्ध पीछे पलटा। उसे देखकर अलंकृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद में बड़बड़ाई, ओह नो, ये तो मेरा होने वाला पति है। हे भगवान, आप जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तो पेन में इंक खत्म हो गई थी क्या? जिंदगी में गोबर क्यों भरा हुआ है? मैंने फिर इसे सुना दिया। अब तो ये मेरा चेहरा पक्का नहीं भूलेगा। मैंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, अब क्या करूं? शुभ भागता हुआ अनिरुद्ध की गोदी चढ़ गया। अनिरुद्ध ने एक नजर गुस्से से अलंकृता की तरफ देखा और फिर शुभ से पूछने लगा, बेटा, आप ऐसे अकेले कहाँ चले गए थे? मम्मा को ढूंढने गया था, ये देखो मम्मा। शुभ अलंकृता की तरफ इशारा करके मुस्कुरा दिया, लेकिन अनिरुद्ध हैरान होकर अलंकृता की तरफ देखने लगा और कुछ सोचते हुए बोला, हम पहले भी मिले हैं क्या? उसका जवाब सुनकर अलंकृता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर क्यों अलंकृता और अनिरुद्ध की किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दे रही थी? क्या अनिरुद्ध सच में अलंकृता को नहीं पहचान पाया था? जानने के लिए सुनिए मेरा खड़ूस पति। शुभ भागता हुआ अनिरुद्ध की गोदी चढ़ गया। अनिरुद्ध ने एक नजर गुस्से से अलंकृता की तरफ देखा और फिर शुभ से पूछने लगा, बेटा, आप ऐसे अकेले कहाँ चले गए थे? मम्मा को ढूंढने गया था, ये देखो मम्मा। शुभ अलंकृता की तरफ इशारा करके मुस्कुरा दिया, लेकिन अनिरुद्ध हैरान होकर अलंकृता की तरफ देखने लगा और कुछ सोचते हुए बोला, हम पहले भी मिले हैं क्या? उसका सवाल सुनकर अलंकृता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, हम पहले कब मिले? या मिले भी हो तो शायद, पर मुझे लगता है हम नहीं मिलकर भी मिले हैं, मतलब कि हम नहीं मिले हैं। आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे माफ कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर अलंकृता जल्दी से यहाँ से निकल ली। उसे जाते हुए देखकर अभिमन्यु बोला, ये भी क्या लड़की है, पूरी तरह पागल लगती है। कुछ दूर जाकर अलंकृता ने अपने बैग से अभिमन्यु की तस्वीर निकाली और उसे देखते हुए बोली, क्या इसे मालूम है कि मेरी इससे शादी होने वाली है? लेकिन अगर मालूम होता तो कुछ तो कहता, या शायद इसे सिर्फ मेरा नाम पता होगा, मेरा चेहरा नहीं पहचानता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मुंह देख के वो वापस लौट जाए? आपने मुझे गजब फंसाया भगवान जी, मेरी पूरी लाइफ ही हलवा बना दी। अमीर लड़का भी मिला तो एक नंबर का अकड़ू, और तो और उस अकड़ू से झगड़ा भी करवा दिया आपने। इतना कहकर अलंकृता ने फोटो अपने बैग में रखी और यहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध
शुभ को घर लेकर पहुंचा तो शुभ बार बार मम्मा से मिलने की जिद लगाए हुए था। उस बच्चे के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध ने बड़ी मुश्किल से उसे रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। तभी केदारनाथ जी अनिरुद्ध के पास आकर बोले, बेटा, अपने बच्चे की हालत तो देखो। शुभ को एक माँ की जरूरत है। माँ को खो देने का दर्द तुम अच्छे से समझते हो बेटा, फिर अपने बच्चे को क्यों उसी दर्द में धकेलना चाहते हो? अलंकृता बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही सुशील और संस्कारी है। मीठी मीठी बातें करती है और गुस्सा करना तो जानती ही नहीं है। ये देखो उसकी फोटो। आज शाम को ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना, हमें अलंकृता के घर जाना है। अनिरुद्ध ने जब अलंकृता की तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया। डैड से बोला, इस पागल लड़की को कहां से ढूंढा डैड? इससे तो मैं किसी भी जन्म में शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वो तस्वीर नीचे फेंक दी। तभी केदारनाथ जी ने जरा सख्ती से अपना हाथ बांधते हुए कहा, तो तुम किससे शादी करोगे अनिरुद्ध? जरा धीरे बोलो, शुभ जाग जाएगा। लेकिन तब तक शुभ की प्यारी सी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, मम्मा, ये तो मेरी वाली मम्मा की फोटो है, मुझे मम्मा से मिलना है। केदारनाथ जी शुभ के पास गए तो उसने तुतलाते हुए पार्क वाली पूरी घटना उन्हें सुना दी। तभी अनिरुद्ध ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने मन में बोला, अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा मिस अलंकृता। तुमने मेरे बच्चे को जाने कौन सी पट्टी पड़ा दी है। फिर उसने केदारनाथ जी से कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इधर अलंकृता जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे एक खूबसूरत सी गोल्डन रंग की साड़ी पकड़ाते हुए बोला, ले पहन ले, महंगी वाली साड़ी है। बड़े लोगों के शौक ऐसे होते हैं कि बस एक साड़ी एक बार पहनी और पुरानी हो गई। बड़ी मैडम ने दी है तेरे लिए। अलंकृता ने साड़ी अपने हाथ में पकड़ी और बोली, वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोरी तो नहीं है ना? देखना, मेरे पास इससे भी सुंदर साड़ियां होगी, वो भी बिल्कुल कोरी। अलंकृता उस गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी और साथ ही अलंकृता की धड़कनें भी तेज हो गई। वो पर्दे की आड़ से बाहर झांकने लगी और खुद में बड़बड़ाई, अगर आज से ये रिश्ता पक्का हो गया तो कान्हा जी आपको माखन मिश्री चढ़ाऊंगी, गणपति बाबा आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगी, शिव भगवान जी आपको धतूरा भी चढ़ाऊंगी। हे लक्ष्मी मैया, आज सब लोग मेरी मदद करना। रेखा दरवाजा खोलकर बोली, अरे केदारनाथ जी नमस्कार, आइए, बस हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, अरे जमाई बाबू आइए, अलंकृता कब से आपके इंतजार में बैठी है, थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर आप और अलंकृता अकेले में बात कर लीजिएगा। अनिरुद्ध ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। उधर अलंकृता पर्दे के पीछे से झांकती हुई बोली, आ गया खड़ूस, ये नहीं कि जरा स्माइल कर दे, जब देखो तब सड़ा सा चेहरा बनाए रखता है। हे भगवान, शादी के बाद मैं इस खड़ूस को कैसे झेल पाऊंगी, और अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मैं क्या बोलूंगी। तभी रेखा जी ने अलंकृता को आवाज दी और वो चाय लेकर सबके सामने पहुंच गई। उसने धीरे से नजरें उठाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। अलंकृता खुद में बड़बड़ाई, बाप रे, लग रहा जैसे मुझे खा ही जाएगा। रिलैक्स अलंकृता, बस ऐसे मुस्कुराते रहो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वो मुस्कुराने लगी। तभी केदारनाथ जी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, जाओ बेटा, थोड़ी देर तुम दोनों अकेले में बात कर लो। अनिरुद्ध अपनी चाय का कप लेकर अलंकृता के साथ उसके कमरे में आ गया। वो चाय का सिप लेते हुए बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, बेहतर होगा कि तुम खुद ही बोल दो। अलंकृता ने हैरान होकर पूछा, मेरी सच्चाई क्या है? अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुम्हारा लव लेटर पढ़ा था। तुमने अमीर लड़का देखा तो बस अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर तुरंत शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गई। आज सुबह मेरे बेटे से मिलना भी लगता है तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था। तुमने जाने कैसे उसे बहला लिया और अब वो तुम्हें अपनी मां मानने लग गया। अलंकृता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोली, ओ हेलो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जैसे आंखें बड़ी करके मेरी तरफ देखते हो ना, जरा वैसे ही लेटर पढ़ लिया होता। उसमें नाम की जगह खाली स्पेस छोड़ा था। वो तो उस समय फीलिंग आ रही थी तो लव लेटर में उतार दी।
अच्छा, तो आप इसीलिए खड़ूस बने रहते हो, वरना मेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। वो लेटर मुझे दे दीजिए, मैं आपका नाम लिख दूंगी। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो मैंने कब का फेंक दिया। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं रहता आपको। और रही अमीर लड़के से शादी की बात, तो अमीरी किसे बुरी लगती है? आपको बुरी लगती है क्या? आप ही बताओ। आप गरीब होने के सपने देखते हो क्या? नहीं ना। तो मैंने कौन से गलत सपने देख लिए? और तीसरी बात ये कि आपने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे माँ कहा तो मैंने उसे बातों में लपेटकर आपके पास सुरक्षित ला दिया। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए था, खड़ूस कहीं के। हम्म। अलंकृता ने मुंह बनाते हुए कहा। अब अनिरुद्ध के पास अलंकृता की बातों का कोई जवाब नहीं बचा था, तो वो बोला, चुप, कितना बकबक करती हो। अब सुनो, इस शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ, वो भी बता दीजिए, बताए बिना तो आप रहेंगे नहीं। अलंकृता पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए बोली, पहली शर्त ये कि तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बनोगी, तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ बनकर रहोगी। अनिरुद्ध की बात सुनकर अलंकृता खुद में बड़बड़ाई। मुझे मालूम था कि ये खड़ूस कुछ ना कुछ कड़वा ही बोलेगा। अनिरुद्ध ने आगे कहा, दूसरी शर्त ये कि तुम कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचोगी, और तीसरी शर्त ये कि तुम कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगी, ना ही जिंदगी में और ना ही बिस्तर पर। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? अलंकृता ये अजीब सी शर्तें सुन के एक पल को तो घबरा सी गई। भला ऐसे कैसे वो रह सकती थी? वो खुद में बड़बड़ाई, मुझे क्या करना चाहिए? इसने तो मेरे रोमांटिक सपनों की धज्जियां उड़ा दी। बिना रोमांस की शादी में क्या करूंगी मैं? भाड़ में जाओ गधे। क्या अलंकृता ऐसी शादी के लिए तैयार होगी जिसमें ना प्यार होगा और ना रोमांस? आखिर अनिरुद्ध के दिमाग में चल क्या रहा था? जानने के लिए सुनिए मेरा खड़ूस पति। अलंकृता अनिरुद्ध की अजीब सी शर्तें सुन के एक पल को तो घबरा सी गई। भला ऐसे कैसे वो रह सकती थी? वो खुद में बड़बड़ाई, मुझे क्या करना चाहिए? इसने तो मेरे रोमांटिक सपनों की धज्जियां उड़ा दी। बिना रोमांस की शादी में क्या करूंगी मैं? भाड़ में जाओ गधे। अनिरुद्ध ने अलंकृता की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने कुछ कहा क्या? अलंकृता ने बनावटी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहा, हाँ, कहा ना। ये कहा कि तुम एक नंबर के गधे हो, जिसकी ढेंचू ढेंचू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उससे भी बड़े बंदर हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी शक्ल में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं पैदा ही शॉपिंग करने के लिए हुई हूँ, समझे? अनिरुद्ध कुछ देर तक अलंकृता को ऑब्जर्व करने के बाद बोला, तो क्या सोच रही हो तुम? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि कोई भी लड़की इस शादी के लिए राजी नहीं होगी। अलंकृता ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ और सोचने लगी थी। अलंकृता ने फिर से धीरे से कहा, मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिस वजह से ये खड़ूस मुझ पर लट्टू हो जाए। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखकर झुंझलाते हुए कहा, थोड़ा तेज बोलोगी? अलंकृता तुरंत बोली, मैं ये बोल रही थी कि आपकी इन 3 शर्तों के बदले मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। अनिरुद्ध ने अपनी भवें उठाकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगा? तुम खुद को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं दुनिया का बेस्ट पीस हूँ। अलंकृता ने अपनी नजरें घुमाते हुए जवाब दिया। अलंकृता की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई, लेकिन फिर वो सड़ा सा चेहरा बनाते हुए बोला, पागल हो तुम। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी शर्तें सुनना चाहता हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अलंकृता ने थोड़े कड़क लहजे में कहा, आपको पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिखता ना? अब जब पैसों की बात बार बार कर ही रहे हैं तो सुन लीजिए। हाँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन आपके हाथों में 2 लाख की घड़ी है और मैं 200 की घड़ी लेकर भी नाचने लगती हूँ। 5 रुपए के गोलगप्पे खाकर कभी फ्री की सूखी पापड़ी खाने की खुशी महसूस की है आपने? 10 रुपए के गोल वाले झूले में ऊपर लटक कर जब एक एक्स्ट्रा चक्कर मिल जाता है, उसका सुख भोगा है आपने? नहीं ना? ऐसे ही जाने कितनी छोटी छोटी सस्ती खुशियों की लिस्ट है मेरे पास।
पैसों का चस्का आपको मुझसे कहीं ज्यादा है, समझे? अनिरुद्ध के पास अलंकृता की बातों का कोई जवाब नहीं रह गया था। अलंकृता ने जल्दी से अपनी टोन थोड़ी नॉर्मल की और बोली, मेरी पहली शर्त ये होगी कि मुझे आजादी चाहिए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की और आपके बच्चे के साथ खेलने की, उसके लिए कुछ करने की। दूसरी शर्त यह है कि मुझे आप शब्द से चिढ़ है, मैं आपको तुम करके बुलाऊंगी। फिर अलंकृता ने थोड़ा रुक कर कहा, और मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर मुझे कभी डिवोर्स दिया तो मुझे उसके बदले। तभी अनिरुद्ध ने उसकी बात काटते हुए कहा, आ गई ना अपने स्टैंडर्ड पे, बताओ क्या चाहिए होगा तुम्हें उसके बदले? अलंकृता ने अपनी नजरें घुमाकर कहा, आपको कोई नहीं समझा सकता, उसके बदले मुझे बच्चे से मिलने से नहीं रोका जाएगा, मैं जब चाहूं तब उससे मिलने चली आया करूंगी। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपना हाथ बांधते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, पर इससे ज्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत करना। मैं डैड को इस शादी के लिए हाँ कह दूंगा, और हाँ, ये शर्त वाली बातें सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अनिरुद्ध अलंकृता के कमरे से बाहर निकल गया। तभी अलंकृता गहरी सांस लेते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसे देख रहा था मुझको? ऐसा लग रहा था कि जैसे खा ही जाएगा। आंखें हैं या मिर्ची? अनिरुद्ध ने बाहर जाकर अपने डैड से कहा, डैड, मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। अनिरुद्ध की बात सुनकर सबके चेहरे खिल गए। तभी राकेश धीरे से रेखा जी के कान में फुसफुसाया, माँ, किसी तरीके से आज ही रोके की रस्म कर दो। ये बड़े लोग हैं, तमाम लड़कियां इनके घर की बहू बनना चाहती होंगी। अगर घर जाकर इनका मन बदल गया तो? उसकी बात सुनकर रेखा जी ने अपने मन में कहा, वैसे बात तो इसने ठीक ही कही है। एक बार ये रोका हो जाएगा तो केदारनाथ जी को हमारी बिटिया को ब्याह कर ले ही जाना पड़ेगा। रेखा जी उठी और जलेबी केदारनाथ जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसी बात पर अपने बहू के हाथ की बनी जलेबी से मुंह मीठा कीजिए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? लगे हाथ हम लोग रोका करके अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं। आपका क्या कहना है केदारनाथ जी? तभी जल्दी से अलंकृता ने बाहर आकर केदारनाथ जी के पैर छू लिए। केदारनाथ जी ने झट से अपनी जेब में से चेकबुक निकाली और शगुन के तौर पर 51,000 की चेक काटकर फौरन अलंकृता के हाथों में रख दी। चेक देखते ही रेखा और राकेश दोनों हैरान रह गए। अनिरुद्ध और केदारनाथ जी के यहाँ से जाते ही अलंकृता ने गहरी सांस ली और धाड़ से वहीं पड़े सोफे के ऊपर लेट गई। तब रेखा जी ने अलंकृता के पास जाकर पूछा, आलू बेटा, ऐसी क्या बात की तुमने जो अनिरुद्ध बाबू इतनी जल्दी इस शादी के लिए मान गए? मुझे तो उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। अलंकृता ने उस चेक को अपनी कमर में खोसते हुए कहा, हाँ, कैसे नहीं करता वो बागड़ बिल्ला, मैंने उसकी सारी शर्तें जो मान ली। अलंकृता की बात सुनकर रेखा जी ने हैरान होकर पूछा, अरे, ऐसी कौन सी शर्त मान ली तूने? जरा मुझे भी तो बता। उसने कहा कि हमारे बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहेगा, हम दोनों कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, मैं केवल उसके ही बच्चे की माँ बनकर रहूंगी। अलंकृता ने इतना कहा ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ गया। वो हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर रेखा की तरफ देखने लगी। मुझे थप्पड़ क्यों जड़ दिया? आप ही तो चाहती थी कि मैं किसी भी हाल में उससे शादी कर लूं। नाश किटी, तुझसे इस तरह की वाहियात सी शर्त मान लेने के लिए किसने कहा था? अरे, अपना बच्चा कर लेगी तभी तो उस घर की धन दौलत पर राज कर पाएगी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन तेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अगर अपना बच्चा नहीं किया तो शुभ के बड़े होते ही तू दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाएगी। तभी राकेश ने रेखा जी के पास जाकर कहा, अरे माँ, जे क्या कर रही हो? ऐसा बर्ताव करोगी तो शादी के बाद ठेंगा दिखाएगी तुमको। अब तो ये सोने की मुर्गी हो चुकी है, मेरी आलू को ऐसे मत मारा करो माँ। और इसका वचन कौन सा रघुकुल का वचन है, आज दिया है तो कल तोड़ भी देगी। अब अलंकृता से रहा न गया, वो रोते हुए बोली, माँ, तुमको तो बस डांटना आता है। अगर मैं उसकी शर्तें मानने से मना कर देती तो वो भी शादी के लिए हाँ नहीं करता, तब क्या करती? इतना कहकर अलंकृता अपने रूम में चली आई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
मुझे एक बात का तो यकीन हो गया है कि मेरी किस्मत जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा बुरी है, लेकिन मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। क्या अलंकृता ने अनिरुद्ध की शर्तें मानकर इस शादी के लिए हाँ करके ठीक किया था? जानने के लिए सुनिए मेरा खड़ूस पति।